हेलो दोस्तों, आज हम हैं चौथे अध्याय में और इसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों से संबंधित जो ज्ञान है उसको हम इसमें प्राप्त करेंगे कि आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। तो आगे ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो इसको हम छोटी-छोटी चीज़ों से यहाँ पर सीखते हैं। मैं हूँ CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग ज़ोन। तो आज हम आपको लिए चलते हैं इस आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण वीडियो लेसन में। तो आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि इसको हम पहले समझते हैं पढ़ के। देखिए, यदि आप अपने कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों का वजन मापेंगे तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा, जो पुनः आंकड़े ही हैं। ये सब क्या है? आंकड़े हैं। क्या-क्या कहा उसने? एक तो रंगों के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे कि किस बच्चे को कौन-सा रंग पसंद है, तो एक ही रंग को पसंद करने वाले कई बच्चे हमें मिल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बच्चों का वज़न नापेंगे, तो बच्चों के जो वज़न है, वह अलग-अलग भी हो सकते हैं, कुछ बच्चों के वज़न मिल भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस एक आंकड़े इससे प्राप्त होंगे। आगे देखिए, तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों। जो तथ्य हैं, संख्याएँ हैं और जो मापें हैं और जो प्रेक्षण करके जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। कि इनसे हमें क्या होती है, उस वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, कई सूचनाएँ मिलती हैं, तो यही आंकड़े कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप में प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। क्या-क्या चीज़ होगा उससे? एक तो कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आंकड़ों का और उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और उसके बाद उनका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। 4.1 है आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे होता है, यानी आंकड़े इकट्ठे कैसे किए जाते हैं और उनका संगठन कैसे होता है। तो इसको यहाँ पर 2 बच्चे हैं, नव्या और नरेश, अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नव्या को अलग खेल पसंद है और नरेश को अलग खेल पसंद है। नव्या कहती है कि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। मैं क्रिकेट कभी-कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। फिर नव्या कहती है, मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। अब कक्षा की बात है, कक्षा में 30 बच्चे 40 बच्चे होते हैं, तो ये नव्या कह रही है कि हमारी कक्षा में जो है क्रिकेट अधिक बच्चे पसंद करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन नरेश कहता है कि मैं निश्चित नहीं हूँ। हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, तो हम कौन-सा तरीका अपनाएँ, किस तरह से पता करें कि अधिक लोगों का पसंदीदा खेल क्रिकेट है या नहीं है, या कौन-सा खेल उनको अधिक पसंद है। तो इस चर्चा में आगे अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? मतलब इन दोनों को कैसे पता लगाना चाहिए कि कौन-सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो आप अपने दिमाग से यह सोच कर बता सकते हैं कि कौन-सा खेल ज़्यादा
पसंदीदा है, इसको पता करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। अब दोनों बच्चों ने क्या तय किया कि एक-एक बच्चे से पूछा जाए कि भई आपको कौन-सा खेल पसंद है? तो उन्होंने इसी तरह सबसे पता करना पसंद किया। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की और उसके बाद एक सूची बनाई जो यहाँ पर दी गई है। नव्या एक सूची दर्शा रही है। अब इस सूची में देखिए यहाँ बच्चों के नाम लिखे हैं और इधर खेलों के नाम लिखे हैं। तो किस खेल को कितने बच्चे पसंद करते हैं, उसका हिसाब हम बाद में लगाएँगे। पहले ये जानते हैं कि कौन बच्चा किस खेल को पसंद करता है। मेहनूर है कबड्डी, जूबीमोन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद सतोलिया, पिट्ठू जिसको कहते हैं, अंकिता कबड्डी, इमोन हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहाना हॉकी, आरना बैडमिंटन, कोमपाल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट, पुष्कल सतोलिया, टेंसी बैडमिंटन, जीविका सतोलिया, लीला हॉकी, अफसा हॉकी, कीरत क्रिकेट, गुरप्रीत हॉकी, अर्श कबड्डी, भव्या क्रिकेट, साराह कबड्डी। और फिर आगे देखिए अनाया कबड्डी, जीविशा सतोलिया, राजेश फुटबॉल, थारा फुटबॉल, सौम्या क्रिकेट, नवजोत हॉकी, हेमल सतोलिया, देवव्रत फुटबॉल, अनन्या हॉकी और हार्दिक क्रिकेट। आप देख रहे हैं कि खेलों के नाम एक से अधिक बार आ रहे हैं, यानी कई बच्चे एक खेल को पसंद यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हमने इसका हिसाब लगाना है कि कितने बच्चे किस खेल को पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम एक सूची बना लेंगे। तो उसके लिए लिख देंगे हम नाम लिख देंगे खेलों के। जैसे सबसे पहले क्रिकेट, और हॉकी, और फिर है कबड्डी, सतोलिया, और कौन सा खेल है, फुटबॉल। फुटबॉल इतने ही गेम इसमें दिख रहे हैं। एक बैडमिंटन भी है, बैडमिंटन। और इसके अलावा बाकी कोई खेल इसमें अन्य नहीं दिख रहा है। तो अब हमें इनको गिनना होगा कि जैसे सबसे पहले क्रिकेट है, तो क्रिकेट कितने बच्चों ने पसंद किया है। इस लाइन में देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 बच्चों ने क्रिकेट पसंद किया है। यहाँ लिख देंगे इसके सामने क्रिकेट 5 बच्चों की पसंद है। फिर उसके बाद है हॉकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हॉकी 8 बच्चों की पसंद है। और फिर इसके बाद है कबड्डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों की पसंद है कबड्डी। और उसके बाद है सतोलिया, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों की पसंद है सतोलिया यानी पिट्ठू। फिर है फुटबॉल, तो फुटबॉल को पसंद करने वाले 1, 2, 3, 4 लोग हैं फुटबॉल को पसंद करने वाले। अब रहा बैडमिंटन, तो बैडमिंटन 1, बैडमिंटन के लिए एक ही खिलाड़ी है जो इसको पसंद करता है। तो ये आंकड़े निकल के सामने आए कि क्रिकेट को 5 बच्चे पसंद करते हैं हमारी जो कक्षा है उसमें, और हॉकी को 8 बच्चे पसंद करते हैं, कबड्डी को 6 बच्चे पसंद करते हैं, सतोलिया को 5 बच्चे पसंद करते हैं,
फुटबॉल को 4 बच्चे पसंद करते हैं और बैडमिंटन को 1 बच्चा पसंद करता है। तो ये आप समझ रहे होंगे इसको। ये हॉकी लिखा गया है। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या से अलग-अलग खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। अब सबसे अधिक जो संख्या है वह 8 है कि हॉकी को जिसको पसंद कर रहे हैं बच्चे, तो यह जो है नरेश का पसंदीदा खेल है। तो ये अनुमान जो है नव्या का यहाँ पर सही नहीं निकला, क्योंकि नरेश का अनुमान था कि हॉकी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे हैं, उनको देखते हैं। वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है, मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। अब जैसे आंकड़े ऐसे आ गए, तो इसके बाद ही तो हम बता सकते हैं कि अंकों को देखकर कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, उसको देख के तो पता चलेगा कि सबसे अधिक बच्चे किस खेल को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें तो पता चलेगा नहीं, एक-एक बच्चे का एक-एक खेल है। और यहाँ पर जो है हमने खेलों के हिसाब से ये आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं, किस खेल को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। अब हमारे लिए आंकड़े देख के बताना सरल हो गया। कुछ अन्य बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम अभी भी अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए पता लगाएँ। नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को? तो इसी हिसाब से हम पता करेंगे। खेल लिखेंगे और उस खेल को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं उसकी संख्या को गिन के यहाँ लिख देंगे, और प्रत्येक खेल के लिए ऐसे ही लिखेंगे। उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन-सा है? अब इस हिसाब से सबसे अधिक लोकप्रिय खेल इस कक्षा के हिसाब से हॉकी है, क्योंकि हॉकी चाहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 8 है। अगला है, उनकी कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल कौन-सा? ये हो गया। आप अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब आपको भी यही प्रयास करना है। आपकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन-सा है, आप पूछ के पता कर सकते हैं और ऐसे आंकड़े संग्रहित कर सकते हैं। परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उसके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। यानी जिनके लिए आंकड़े चाहिए उनके लिए सही का चिन्ह लगाइए कह रहा है, और जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा, उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर इसने प्रश्न दिए हैं। ए है, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन-सा है? सबसे अधिक कक्षा जो सहपाठी हैं, अगर हमने सबसे अधिक टीवी शो कौन-सा पसंद करते हैं, ज़्यादा बच्चे ये पता करना होगा, तो उसके लिए हमें आंकड़े चाहिए होंगे, इसलिए हम इसमें सही का चिन्ह लगाएँगे। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? अब इसका तो फिक्स उत्तर है, 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। इसके लिए आंकड़े जुटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बिना आंकड़े के ही बता सकते हैं। उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? तो उसके बस्ते या मोहल्ले में कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसके लिए हमें आंकड़े जुटाने की आवश्यकता होगी। और भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसके लिए हमें आंकड़े जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, श्री नीलेश एक अध्यापक हैं। उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे और प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी-अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह, यानी टेली मार्क जिसको कहते हैं, लगाया, इस तरह का एक डंडे वाला। और जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर इस तरह का रूप दे दिया। 1, 2, 3, 4 और 5वीं वाली ऐसे डाल दी।
तो इससे इस चित्र को देखकर हमें पता चलेगा कि ये 5 की गिनती है, के रूप में अंकित किया। तो उन्होंने देखा कि जो इधर मिठाइयों के नाम लिखे हैं, इधर मिलान चिन्ह है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। मिठाई जलेबी, अब यहाँ पर जलेबी लिखी है, जलेबी के लिए कितने बच्चों ने यहाँ की, ये 1 2 3 4 5, यानी 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, कुल मिला के 6 हो गए। और गुलाब जामुन के लिए 5 ये और 6 7 8 9, 9 बच्चे हो गए। गुजिया के लिए 5 5 10 11 12 13, यहाँ पर हम लिख देंगे 13। और फिर है बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए केवल 3 बच्चे हैं। अब यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि जब ये 5 होंगे तो 4 सीधी होगी, 1 तिरछी होगी, तब हम इस तरह से तिरछी डंडी देते हैं। तो ये कुल मिला के 3 बच्चे हैं। और रसगुल्ला 5 ये हैं और 6 7, कुल मिला के 7 बच्चे हैं। तो सभी बच्चों, कितने बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, ये हमें यहाँ पर पता चल गई। इसके बाद आगे देखिए, आइए पता लगाएं। एक, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। इस सारणी को पूरा करना है। ए, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया, यहाँ पर आप सारणी देख के बता सकते हैं। कितनों ने जलेबी का चयन किया, जहाँ जलेबी लिखी है उसके आगे विद्यार्थी की संख्या 6 लिखी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 बच्चों ने। और बर्फ़ी को विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, बर्फ़ी 3 बच्चों ने पसंद की है। गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, गुजिया ये है 13 विद्यार्थियों ने। और बर्फ़ी 3 विद्यार्थी, रसगुल्ले है पहले, रसगुल्ले ये है 7 बच्चों ने पसंद किए हैं। और कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया, गुलाब जामुन 9 बच्चों ने पसंद किया है। तो इस तरह से हम इस सारणी को भर देते हैं। अब आइए इधर पेज नंबर 77 में, यहाँ पर श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। तो उन्होंने स्कूल का जो एक कर्मचारी है उसको बताया, भाई इतने बच्चे गुलाब जामुन पसंद करते हैं, इतने गुलाब जामुन लाने हैं, इतनी जलेबी, इतनी गुजिया और इतनी बर्फ़ी और इतने रसगुल्ले। तो ये चीज़ बताकर उन्होंने अपने कर्मचारी को मिठाई लाने के लिए कहा। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। अब जो सारणी दी गई, क्योंकि अब बच्चों की संख्या मालूम होगी तो उसके अनुसार कितना वो मिठाई मंगानी है ये उनको पता चल गया। तो दूसरा है, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है, व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है। अगर जो दी गई सारणी है उसके अनुसार पर्याप्त मिठाई सभी बच्चों को उसी हिसाब से देने के लिए अगर पर्याप्त है तो सही है। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो और क्या हो सकता है, इसका विकल्प क्या हो सकता है। आंकड़ों को संगठित करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं, स्तंभ के अनुसार भी हम इसको बना सकते हैं, तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संख्या 6 9 13 3 जो भी है, यहाँ पर 7 चुनी गई मिठाइयों जलेबी गुलाब जामुन की क्रमशः बारंबारताएँ हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, ये बारंबारता है। जैसे 6 लोगों ने जलेबी को चुना है तो 6 उसकी बारंबारता है, 9 लोगों ने गुलाब जामुन चुने तो 9 गुलाब जामुन की बारंबारता है, या बच्चों की, चुनने वाले बच्चों की बारंबारता है। अब आप देखिए, सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज़ के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। अब सभी बच्चों का जूते का साइज़ अलग अलग होता है, तो यह जानकारी उन्होंने क्या किया, एक एक बच्चे से पूछते गई और ब्लैक बोर्ड पर लिखते गई उनके साइज़ को। तो 4 साइज़, 5 साइज़, 3 साइज़, 4 साइज़, 3 साइज़, 4 साइज़, 5 साइज़, 5 साइज़, 4 साइज़, ऐसे साइज़ों को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने विद्यार्थी के जूतों के साइज़ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। फिर लिखा आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो 3 साइज़ सबसे छोटा यहाँ पर है, 3 पहले लिखे गए, 3 बच्चे हैं 3 नंबर के जूते वाले। फिर 4 नंबर के
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। तो सारे यहाँ अलग अलग जगह आए थे तो उनको छांट के उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 5 साइज़ को लिख दिया, फिर 6 को लिखा और अंत में 7 को लिखा। अब हमने इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सूची संख्या की सहायता कीजिए। ये है कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज़ है। अब अधिकतम साइज़ यानी किस नंबर के जूते को ज़्यादातर बच्चे पहन रहे हैं, यह हमने पता करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि उस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की हम गिनती करेंगे। जैसे 4 नंबर बहुत दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 4 नंबर है। और 5 भी ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो 5 नंबर का जूता ज़्यादा बच्चे पहन रहे हैं। तो कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज़ हो गया 5। और कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज़ जो जिसको बहुत कम बच्चे पहने वो है 7। 7 को पहनने वाला एक ही बच्चा है। और विद्यार्थी हैं जो 5 साइज़ का जूता पहनते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। फिर है विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज़ का जूता पहनते हैं, 4 से बड़े साइज़ का। अब 4 से बड़ा हुआ 5, 10 ये हो गए और 11 12 13 14 15, तो ये है 15 विद्यार्थी। फिर है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। जब आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया, ऐसे लिखा गया, तो हमें गिनती करने में आसानी हुई, ये पता लगाने में आसानी हुई कि उस नंबर का जूता, जैसे 4 नंबर का जूता 9 बच्चे पहन रहे हैं, हमने फटाफट गिना और बता दिया। अब यहाँ पर सारणी में सब अलग अलग दिया है तो उसको उसकी गिनती करने में समय लगता। अगला है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियाँ भी हैं? तो इन आंकड़ों को दूसरी तरह से हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्य विधियाँ पूछी गई हैं। तो अन्य विधि में हम एक तरफ जूतों का साइज़ लिखेंगे, यहाँ साइज़ लिख देंगे और यहाँ कुल संख्या लिख देंगे। उस साइज़ के कुल संख्या, कुल संख्या किसकी? उतने नंबर साइज़ के बच्चों की। तो जैसे यहाँ पर 3 नंबर का साइज़ है, 3 नंबर, तो 3 नंबर के लिए 3 बच्चे, 3 सॉरी 3 की संख्या है 3 नंबर पहनने वालों की। फिर 4 नंबर के लिए है 9, 5 नंबर के लिए है 10, 6 नंबर के लिए है 1 2 3 4 बच्चे हैं और 7 नंबर के लिए है 1 बच्चा। तो इस विधि से भी हम इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 78 में हम आ चुके हैं। पेज नंबर 78 में देखिए चौथा प्रश्न, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए कोई पेड़ देखते हैं, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो आपने जो जो भी पेड़ देखे उनको आपने इस सारणी में भरना है। कहाँ पर देखे? जब आप घर से स्कूल जाते हैं और या फिर कहीं पर आप पैदल यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे आपने पीपल के 5 पेड़ देखे, नीम के 10 पेड़ देखे, फिर है आम के 15 पेड़ देखे और अमरूद के आपने 11 पेड़ देखे। तो इस तरह से हम इसमें पेड़ों की संख्या को भरते हैं। अब इसमें से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, देखिए आगे। कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला? और सबसे अधिक संख्या में हमें कौन सा पेड़ मिला? अमरूद का, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, 15 पेड़ मिले हैं। और कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला? सबसे कम कौन मिला? पीपल का पेड़ मिला। क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएँ समान थी? तो अभी इस सारणी के अनुसार तो ऐसा नहीं है, सबकी संख्या अलग-अलग है। और ऐसा हो भी सकता है जैसे नीम के 10 पेड़ हैं, अमरूद के भी 10 पेड़ हों, तो इस तरह से इसको कहेंगे अब समान संख्या। आगे 5वां प्रश्न देखिए, एक कोरा कागज़ लीजिए, उस पर एक समाचार
पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए। यानी एक सफ़ेद कागज़ लेना है हमने, उस पर अखबार की कटिंग लगानी है, कोई समाचार। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है और सबका ये अलग-अलग होना चाहिए। अलग-अलग होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कागज़ पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएँ गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, छोटे ये अक्षर लिखे गए हैं और छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है? क्या दिया है? सी, ई, आई, आर, एक्स ये अक्षर हैं और यहाँ पर स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर और आप कोई अक्षर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने ए दे दिया यहाँ पर। छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या, एक छोटा सा समाचार आपने लेना था तो उसी से ही इनको गिनना है। तो अब हमने देखना है कि सी इसमें कितनी बार आया है। ये जो सी है ये इस लेख में, इस समाचार में सी का प्रयोग कितनी बार हुआ है, हमने उसको गिन के यहाँ पर लिखना है। जैसे माना सी आया है 12 बार और ई है, ई आया है 15 बार, आई आया है 10 बार, आर आर आया है 18 बार और एक्स आया है 5 बार और ए आपने चुना था, ए आया है 11 बार। तो आपने उसको उस समाचार में से इन अक्षरों को गिनना है और गिन के इनको लिखना है। फिर इसी से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर है। अब इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर प्राप्त है और आर प्राप्त है। सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर आर है। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर सबसे कम है एक्स। इन 5 अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम में कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है? लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्रम सी, ई, आई, आर और एक्स समाप्त होने की संभावना है। आपके विचार से ऐसा क्यों है? तो अब हमने क्या करना है, इनकी बारंबारता को आरोही क्रम में लेकर सूची बनानी है। यानी सूची बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे। एक्स सबसे कम है तो एक्स लिख दिया हमने और फिर उसके बाद एक्स के बाद उससे बड़ी संख्या है यहाँ पर 11 यानी ए और फिर इस नहीं ये है आई 10 बार है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आई। एक्स के बाद है आई और फिर इससे बड़ी संख्या है ए। चलो ए को, ये हमारा चुना हुआ अक्षर है, इन्हीं अक्षरों में से पूछ रहा है, ए को छोड़ देते हैं अभी। और 5, 10 फिर उसके बाद है 12, 12 वाला अक्षर है सी और फिर उसके बाद 15, 15 वाला अक्षर है ई और उसके बाद फिर 18 आर। यानी हमने इस क्रम में इसको लिख दिया 5, 10, 12, 15 और 18। तो ये आ गया आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, इसमें हमने इनको लिख दिया। इन पांचों अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। तो बारंबारता क्रम में हमने यहाँ पर लिखा इसको। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूची के क्रम से तुलना कीजिए। फिर अपने जो सहपाठी हैं सभी को अलग अलग समाचार मिला हुआ है, तो दूसरों के समाचार में कौन सा अक्षर कितनी बार आया है ये हमने उससे देखना है उनको, उनके समाचार में कौन सा अक्षर कितनी बार आया है या लगभग है या समान। फिर तुलना भी करनी है। कक्षा सहपाठियों की सूची से क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है? अब समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है और समान होना की संभावना कम है क्योंकि सबके पास अलग अलग समाचार है। लेकिन उनमें एक बात को कॉमन हो सकती है
कि ई और आई जो है ये वोवल्स हैं, तो ये किसी भी वर्ड में इनका प्रयोग होता है तो इनकी संख्या अधिक हो सकती है। और यही हमारा विचार है। इसके बाद आगे देखिए डी प्रश्न है, पेज नंबर 79। तो इसमें डी प्रश्न है, वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। अब कौन सी प्रक्रिया के तहत हमने इस कार्य को पूरा किया वो हमने बताना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक नोट तैयार किया है। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरह से बताते हैं। तो ये है, चूँकि ये अक्षर CEIRX के छोटे से समाचार से लेने थे। सबके पास अलग अलग समाचार था, उसी से हमने इनको लेना था। एक समाचार से लेने थे। अतः समाचार से ही गिनकर पता चला कि लेख में अक्षर CEIRX कितनी बार आए हैं। वो समाचार जो हमने लिया था उसी में हमने इनको गिना और गिनने के बाद पता चला कि ये अक्षर जैसे C कितनी बार आया है, E कितनी बार आया है, I कितनी बार आया है, उससे हमें पता चला। बाद में उसकी बारंबारता को तालिका में दर्ज किया। बाद में फिर हमने उसकी बारंबारता बनाई, जैसे C यहाँ पर 12 बार आया था, तो इस तरह से हमने उसकी बारंबारता लिखी। फिर अगला प्रश्न है ई, अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। अब सबके पास समाचार अलग अलग था, तो प्रक्रिया भी सबकी अलग अलग हो सकती है। तो उनकी प्रक्रिया को हमने जानना है कि उन्होंने कैसे किया और हमने कैसे किया। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है कि कुछ बच्चों ने एक एक अक्षर गिना, कुछ ने अक्षरों को रेखांकित किया और कुछ ने अक्षरों को अलग अलग निशान जैसे गोला, त्रिभुज आदि बनाकर दर्शाया। तो जैसे सी में गोला, सी है तो सी में उसने गोला लगा दिया, जहाँ जहाँ भी सी आया था सब में गोला लगा दिया और फिर गोले गिनने में आसानी हुई। और आर है, आर में त्रिभुज बना दिया, ऐसा जहाँ जहाँ भी आर आया था। तो इससे पता चल गया कि कौन सा अक्षर कितनी बार है समाचार में। और आगे है, यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। अगर यही कार्य आप दूसरे उसमें करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, ये हमने बताना है। तो अब हम क्या तरीका कर सकते हैं, मैं पहले प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग निशान बनाऊंगा। प्रत्येक, जैसे सी के लिए गोला बना दिया, ई के लिए त्रिभुज बना दिया, आई के लिए चौकोर बना दिया वर्ग, आर को अंडरलाइन कर दिया और एक्स के लिए पंचभुज बना दिया। तो पहले हम सी को छाँटेंगे पूरे समाचार में, जहाँ जहाँ सी आया फटाफट गोला बनाते जाएंगे। उसके बाद ई के लिए त्रिभुज बनाते जाएंगे फटाफट। फिर उसके बाद आई को छाँटेंगे पूरे में और सबको एक अक्षर को पूरे में देख लेंगे पहले। या फिर और तरीका हो सकता है कि अलग अलग रंग से अंडरलाइन करूँगा। जैसे पहले सी देखा तो पूरे समाचार में सी जहाँ जहाँ आया है उसको लाल रंग से हम अंडरलाइन कर देंगे। पूरे समाचार में सी को लाल से, ई को हरे से, आई को पीले से, आर को नीले कलर से तथा एक्स को काले से अंडरलाइन करूँगा। तो इस तरह से हम अंडरलाइन करके अलग अलग कलर से भी इसको आसानी से पता कर सकते हैं। बाद में पुनः एक बार चेक करूँगा कि कहीं कोई अक्षर छूटे तो नहीं। अगर कोई अक्षर छूटा है तो वो बाद में हमें चेक करना होगी, या किसी पर गलत अंडरलाइन हुआ है। और गलत होगा नहीं, क्योंकि पहले हम एक ही अक्षर को अंडरलाइन करेंगे लाल से। जैसे सी है तो पूरे समाचार में केवल सी को ही देखेंगे, जहाँ जहाँ सी आया उसको लाल से अंडरलाइन करते जाएंगे। अब हमें ये पता होगा कि सी जो है अंडरलाइन, अब हमें ये पता होगा कि सी को हमने लाल रंग से अंडरलाइन किया है, केवल लाल रंग वाले को ही हम गिनेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ही दूसरा कलर ई के लिए हरे रंग का प्रयोग किया, तो हरा जितना है वो ई है, तो हरे रंग को गिनते जाएंगे कितने अंडरलाइन है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम अन्य समाचार को भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे। और ये 79 नंबर पेज तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे चित्रालेख जो है इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। आप बने रहिए और दोस्तों अपने साथियों में वीडियो को अवश्य शेयर करिए और लाइक करिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद अवश्य करिएगा। धन्यवाद।